ओके जी, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटर्न एंड रिस्क का, जिसमें हम सबसे पहले रिटर्न को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके बाद होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम देखेंगे। होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑफ अ सिंगल एसेट, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज अ रिटर्न। बेसिकली जब भी हम किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, whether it's a business or it's a financial asset or it's a real asset, किसी भी जगह पर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पर्पस होता है उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ प्रॉफिट अर्न करना, कुछ मुनाफा कमाना। उस प्रॉफिट को हम कहते हैं रिटर्न, रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। चाहे हमने किसी दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल किसी के भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया है, या कोई भी और चीज किसी भी जगह कोई मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट किया है, हमारा पर्पस ये होता है कि उस इन्वेस्टमेंट पे हम कुछ रिटर्न अर्न करें, कोई रिवॉर्ड हमें मिले। सो दैट रिवॉर्ड और प्रॉफिट इज कॉल्ड रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल एक आसान सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने 1000 रुपीज किसी जगह इन्वेस्ट किए, ठीक है, और उस पे जो है आपको एक साल के बाद 1100 रुपीज वापस मिले, यानी कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए एंड यू गेट आफ्टर 1 ईयर यू गेट 1100 रुपीज। 1100 रुपीज में आपके जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वो भी हैं और जो 100 आपको प्रॉफिट मिला है वो भी शामिल है। तो आपका रिटर्न कितना बना इसके अंदर? 1100 जो आपने रिसीव किए वो, उसमें से 1000 जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसको जब आप माइनस करेंगे तो 100 का रिटर्न बना। इस रिटर्न को हम डॉलर रिटर्न्स कह लें या रुपी रिटर्न्स कह लें या जो भी आपकी करेंसी है आपकी होम कंट्री की, उसका रिटर्न आपके पास ये डॉलर रिटर्न्स आ गया, ठीक है। अच्छा, डॉलर रिटर्न्स कैलकुलेट तो हमने कर लिया बड़े आसानी से, लेकिन उसके साथ दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि आपको जब तक साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट ना पता हो या स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट ना पता हो तब तक यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी आ जाती है टाइमिंग ऑफ रिटर्न। मैं आपको ऐसा ऐसा एग्जांपल्स के साथ आई विल एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जांपल आई गिव यू टू ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो आपसे कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने पे 1000 रुपीज या डॉलर्स का रिटर्न मिलेगा। ऑप्शन बी says that you will get a return of 10,000 rupees. Now, if I ask you which investment option is a better option, so definitely you would say कि option B is a better option because option B is giving you 10,000 return, $10,000 or rupees returns. अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बताऊं कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो करनी थी 10,000 रुपीज की, जबकि ऑप्शन बी के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी वो करनी थी 1 मिलियन रुपीज की। 1 मिलियन रुपीज। नाउ इफ आई आस्क यू इज ऑप्शन ए बेटर और ऑप्शन बी बेटर, व्हाट वुड यू से? course you would say that option A is a better option, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर ऑल्दो 1000 रिटर्न के फॉर्म में तो आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि 10,000 इन्वेस्ट करने पर 1000 का रिटर्न जनरेट हो रहा है, जबकि ऑप्शन बी के अंदर 1 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट करेंगे जब जाके 10,000 का रिटर्न आपके पास जनरेट होगा, आप अर्न कर सकेंगे। सो डेफिनेटली जब आपको साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट का पता चला तो इमीडिएटली आपका डिसीजन चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स की बात करूं, मैं ये कहती हूँ कि ये 1000 मिलेंगे मुझे इन 7 इयर्स, जबकि ये जो 10,000 है 1 मिलियन पे ये मुझे मिल जाएंगे लेट्स सपोज इन 6 मंथ्स। नाउ व्हाट वुड बी माय आंसर इफ आई आस्क यू के इन्वेस्ट, अगर ऑप्शन ए इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या ऑप्शन बी इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, you would definitely say option B is a better opportunity now because option B is giving you the returns much earlier than option A is giving you. 7 years के बाद हमें नहीं पता कि इकोनॉमिक डायनामिक्स क्या होंगे, हमारे फंडामेंटल्स क्या होंगे जहां पर हमने इन्वेस्ट किया है, we never know. इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, बहुत सारी चीजें हमारी चेंज हो जाती हैं। जहां हमने इन्वेस्ट किया है वो डिफॉल्ट भी हो सकता है। सो
there are many things to think about. Should we invest in option number A? So definitely now you would like to choose option number B. अब इस तरह के कंफ्यूजन वाले जब क्योंकि डॉलर रिटर्न्स की अगर हम सब बात करेंगे तो काफी कंफ्यूजन होता है स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को लेके। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? द इजीएस्ट सोल्यूशन इज टू एक्सप्रेस योर रिजल्ट्स एज अ रेट ऑफ रिटर्न और द परसेंटेज रिटर्न्स। Now, how do we calculate the rate of return or the percentage return? As you can see from the slides, that rate of return can be calculated as amount received minus amount invested divided by amount invested. अगर मैं इस चीज को इस एग्जांपल में फिट करूं, अमाउंट रिसीव्ड, इस केस में अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगी 11,000। 11,000 कैसे? 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट के और 1,000 आपके प्रॉफिट के। 11,000 is the amount received minus you invested 10,000. So 10,000 is the amount invested. इसको डिवाइड करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड से, तो हमारे पास 10% का रिटर्न आ जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी के अंदर हमारे जो अमाउंट रिसीव्ड है वो हो जाएगी 1,010,000। जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 1 मिलियन और उसको हम डिवाइड करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड से जो कि है अगेन 1 मिलियन, तो ये आपको देगा 1%। See, now you can easily decide कि option A is far better option than option B because it is giving you 10 times higher returns than option B, right? Okay, उसके बाद हम बात करेंगे holding period return की। What is the holding period return? Okay, तो अब हम बात करेंगे holding period return की। Now, what is a holding period return? होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये होता है कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, फिर उसको अपने पास होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद उसको सेल आउट कर देते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो रिटर्न आप जनरेट करते हैं, जो रिटर्न अर्न करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी मशीनरी में की है, ठीक है, आपने किसी मशीनरी में इन्वेस्ट किया, उसने जो आउटपुट दिया जिसकी वजह से जो कैश फ्लो प्रोड्यूस हुआ, उस कैश फ्लो को आपने डिवाइड कर दिया अमाउंट इन्वेस्टेड से, तो आपके पास ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने किसी रियल एस्टेट में किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया, तो ऑब्वियसली जो आप परचेज करेंगे और आप जो सेल करेंगे, उन दोनों प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे परचेजिंग प्राइस से, तो आपके पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की या बॉन्ड्स की बात करें, स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर दो तरह के कैश फ्लोज हमें रिसीव होते हैं। एक तो जब वो एसेट हमारे पास होता है ड्यूरिंग द पीरियड, जो हमें इनकम जनरेट होती है डिविडेंड्स के फॉर्म में या कूपन पेमेंट के फॉर्म में, वो, और दूसरा जब उस एसेट को हम सेल करते हैं तो कैपिटल गेन्स या लॉस जो हमें होते हैं उस फॉर्म में हमारे पास कैश फ्लो प्रोड्यूस होता है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द स्टॉक्स, वी हैव डिविडेंड्स, जो कि स्टॉक होल्डिंग जब हमारे पास होती है उस दौरान अगर कंपनी ने डिविडेंड पे किया है तो डिविडेंड हमें मिलता है, प्लस जब हम उसको स्टॉक को सेल करते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस हमें मिलती है, ठीक है, और उसको हमें, ये हो गया हमारा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से अगर आप परचेज प्राइस को माइनस कर दें तो ये आपका अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया, और डिवाइड कर देंगे हम परचेज प्राइस से, बिकॉज परचेज प्राइस इज द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। जब हम इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाऊंगी मैं आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सो बेसिकली इस वक्त समझने की बात यह है कि स्टॉक्स अगर हमने होल्ड किए हैं तो हमारे पास दो तरह के कैश फ्लोज आते हैं। एक आते हैं डिविडेंड्स के फॉर्म में और दूसरे हमारे पास आते हैं कैपिटल गेन्स के फॉर्म में। कैपिटल गेन्स या कैपिटल लॉसेस दोनों हो सकते हैं। अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपके परचेज प्राइस से ज्यादा है तो कैपिटल गेन हो जाएगा, और अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपके परचेज प्राइस से कम है तो देन इट विल बिकम अ लॉस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट द बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में क्या होता है, एक तो आपको कूपन पेमेंट मिलती है एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर या एवरी सेमी एनुअल, व्हाटएवर आर द टर्म्स ऑफ योर बॉन्ड्स, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड आपको कूपन पेमेंट्स मिलता है, और अगर आपने वो बॉन्ड अब सेल कर दिया तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपको मिलेगी। अगेन इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द परचेज प्राइस, यू विल एंड अप गेटिंग द कैपिटल गेन्स, and if your selling price is lesser than your purchase price, then you will end up
हैविंग द कैपिटल लॉसेस। सो ये दो फॉर्म में आपको कैश फ्लोज मिलते हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स की सूरत में। ठीक है, सो अगेन इन सारी चीजों को हमने एडजस्ट करना है उसी फॉर्मूले पे जो हमने रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला निकाला था। इसको समझाने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल है जीरो कूपन बॉन्ड्स के ऊपर। You purchased a zero coupon bond 1 year ago for $152.37, having a par value of $1,000. The market interest rate is now 10%. If the bond had 20 years to maturity when you originally purchased it, what was your total return at the end of the last year? यानी कि आपने एक साल के पहले एक जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा 152.37 का, so the purchase price would be 152.37 and it has a par value of 1000. The market interest rate is 10%. You do not know what is the price at the end of the period. जब तक आपको सेलिंग प्राइस पता नहीं चलेगी, आप उसमें अपना रेट ऑफ रिटर्न या होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं निकाल सकते। देखिए जी, जीरो कूपन बॉन्ड है तो फॉर श्योर आपके जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर जो जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर जो आपके पास कूपन पेमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। जीरो कूपन के बॉन्ड के अंदर, अगर किसी को नहीं पता जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या है तो मैं सिर्फ बता देती हूँ थोड़ा सा कि जीरो कूपन बॉन्ड्स जो है वो वाले बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड कोई कूपन पेमेंट, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलती है। इस पे जो रिटर्न जनरेट होता है या जो रिटर्न अर्न किया जाता है वो कैसे होता है कि आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदते हैं और फिर जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो डेफिनेटली उसको मैच्योरिटी पे आप या तो मैच्योरिटी प्राइस आपको मिल जाती है मैच्योरिटी के टाइम पे, या फिर आप उसको जब सेल करते हैं खरीदने के 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद, तो ऑब्वियसली उससे थोड़ी ज्यादा प्राइस जिस पे आपने खरीदा है उससे थोड़ी ज्यादा प्राइस में आप उसको सेल करते हैं। तो इस तरह से आपको रिटर्न्स जनरेट होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे होती है उसको देखने के लिए आपको मेरी बॉन्ड वैल्यूएशन की वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे इसका प्राइस मालूम करनी है। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस एट द एंड ऑफ जीरो पीरियड, यानी कि लास्ट ईयर हमारे पास जो प्राइस थी वो 152.37 थी। प्राइस एट द एंड ऑफ 1 year is equals to the maturity value that you will be getting after 19 years divided by 1 plus I to the power n। मेच्योरिटी वैल्यू या पार वैल्यू है 1000, ठीक है। I is 10% in this question and n is 19 years because पिछले साल आपने जब ये बॉन्ड खरीदा था तो मेच्योरिटी थी 20 years, तो ऑफ कोर्स अब एक साल गुजर चुका है तो अब इसकी मेच्योरिटी बची है 19 years। If I plug in all the numbers here, what do I get? 1.1 to the power 19 will get me 163.5। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है। यानी कि अमाउंट रिसीव्ड मेरे पास आ गई। सो नाउ इफ आई फिट ऑल दीज नंबर्स, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई। आई विल प्लग इन ऑल दीज नंबर्स इन द फॉर्मूला दैट आई डिस्कस्ड बिफोर, ठीक है। सो आई हैव अमाउंट रेट ऑफ रिटर्न के लिए या होल्डिंग पीरियड रिटर्न के लिए amount received minus amount invested divided by amount invested. So my amount received is this 163.5 minus 152.37 divided by 152.37. So it will give me 7.31% return, 7.31%। तो मेरा जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न बना एक साल इस जीरो कूपन बॉन्ड को होल्ड करने का, वो बना 7.31% divided by the amount invested is purchase price, which gives me a return of 7.31%. Holding period return is equals to 7.31%. This is my holding period return in this case. ठीक है, अच्छा जी। Now let's do the next example.
ओके जी, सो नेक्स्ट एग्जांपल है कि अ स्टॉक इज सेलिंग टुडे फॉर $40 per share. At the end of the year, it pays a dividend of $2 per share and sells for $44. What is the total rate of return on this stock? For this thing, first of all, we need to know what is our amount invested and what is our amount received. So our amount invested, amount received is the dividend plus the selling price. ठीक है, डिविडेंड हमारा कितना है $2 और जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? अगर आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इट पेज अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर एंड सेल्स फॉर $44. यानी कि एक साल पहले जब हमने शेयर खरीदा था तब $40 का था, जब एक साल बाद हम उसको बेचेंगे तो वो $44 का हो जाएगा. So $44 will be the selling price. So together it makes $46. So your amount received will be $46. Now if we talk about the amount invested, क्योंकि हमने जो शेयर खरीदा है वो $40 का खरीदा है, तो यानी कि जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो $40 की है. So, इसका मतलब ये हुआ, अगेन अगर हम फॉर्मूला की बात करें, होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड इज 46 minus amount invested is 40 divided by amount invested is 40. So this is going to give me 15% return. अच्छा, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? 15% अगर मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, लेट्स सपोज आई इन्वेस्ट इन फॉर एग्जांपल फौजी फर्टिलाइजर कंपनी. मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं, मैंने लेट्स सपोज 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए फौजी फर्टिलाइजर्स के, जो कि मुझे लगता है कि 15% होल्डिंग पीरियड रिटर्न मुझे दे देगा. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर आई बी गेटिंग 1,15,000 बैक. यानी कि मुझे 15% का रिटर्न मिलने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे 1,15,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएंगे. दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न. ठीक है, ओके. अच्छा, ये तो हमने बात कर ली होल्डिंग पीरियड रिटर्न की. अब बेसिकली जरूरी तो नहीं है कि जो हमने सोचा हो वही हालात वैसे ही रहें, वैसे ही इकोनॉमिक डायनामिक्स रहें, वैसे ही कंपनीज के फंडामेंटल्स रहें और हमें वही रिटर्न मिले. ऑब्वियसली फंडामेंटल्स चेंज, डायनामिक्स चेंज, और उसकी वजह से हमारे रिटर्न्स भी एक्सपेक्टेशन से, या ये कह लें कि इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई इन्वेस्ट इन PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर नॉर्मल हालात रहे जैसे कि हमारे नॉर्मल कंडीशंस चल रही होती हैं, उसके अंदर PSO कैन अर्न अप टू 22% रिटर्न इन द नॉर्मल कंडीशंस. ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बूम पे चली जाएं, हर एकदम इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाए, सारे हर चीज़ मामलात अच्छे हों, तो फिर हो सकता है कि वही PSO कंपनी जो है 22% की जगह जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चली जाती है तो शेयर्स जो हैं 20, 15 और 20 के भी मल्टीपल पे ट्रेड करने लग जाते हैं. प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल जो है वो 18 और 20 पे भी चला जाता है, उससे भी ज्यादा अच्छा चला जाता है जब मार्केट बहुत ही बुलिश मोड में होती है तब. सो लेट्स सपोज कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छे हो गए और हमारी कंपनीज के, सारी कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो जाए और मार्केट जो है वो एकदम बुलिश ट्रेंड पे चली जाए, और PSO जो है नॉर्मली अगर 22% रिटर्न अर्न करके देने वाला था तो बूम की कंडीशन में वो 50% रिटर्न अर्न करेंगे. ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी सिचुएशन हो सकती है. क्या सिचुएशन हो सकती है कि खुदा ना खास्ता जैसे कि अभी कोविड का मसला चल रहा है, कोविड ने सारी स्टॉक मार्केट्स को वर्ल्ड ओवर क्रैश कर दिया. सो हमारी अगर आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को भी देखें तो इट हैज रीच्ड लो अप टू 27,000 समथिंग इंडेक्स टच कर गया था. नाउ इट हैज रिकवर्ड अ बिट,
लेकिन 27-28,000 तक भी नीचे चला गया। इसका मतलब ये था कि सारे के सारे जितने भी शेयर्स थे वो सारे के सारे नेगेटिव रिटर्न्स की तरफ चले गए। बहुत ही ज्यादा आपकी मार्केट गिर जाने की वजह से शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई। तो हो सकता है कि ऐसा भी वक्त आ जाए, रिसेशन भी आ जाए, एंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं। सो लेट्स सपोज अगर रिसेशन आ जाता है, दिस वाज बूम, दिस वाज नॉर्मल, एंड लेट्स सपोज अगर रिसेशन आ जाता है तो वही पीएसओ जिस पे आप 22% और 50% की बात कर रहे थे, हो सकता है वही आपको -30% पे लेके चला जाए। यानी कि आपने जो रिटर्न अर्न करने की जगह बल्कि आप लॉस सिचुएशन में चले जाएं। सो ऑब्वियसली यू आर नेवर सर्टेन अबाउट वन सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो इन सिनेरियोज को दिमाग में रखते हुए हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने चाहिए। अब क्योंकि ये 3 सिनेरियोज हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, तो इन सिनेरियोज को लेट्स सपोज हम एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हम नॉर्मल कंडीशंस को जो है 0.5 प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, यानी कि 50% चांसेस हैं कि कंडीशंस नॉर्मल रहेंगी। ठीक है। लेट्स से इफ वी आर फॉर एग्जांपल दीज डेज हमारे पास कुछ नहीं पता, वी आर वेरी अनसर्टेन, कोविड किस तरह से क्या आगे लेकर आएगा इकोनॉमिक सिचुएशन को, वी नेवर नो। सो लेट्स सपोज आई एम नॉट वेरी होपफुल दिस टाइम, सो लेट्स सी आई से कि 0.4 इज द चांस कि रिसेशन रहेगा। और फिर क्योंकि ऑब्वियसली वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एवरीथिंग, सो लेट्स से आई टेल यू कि 0.1 इज द चांस कि भाई बूम भी आ सकता है, इकोनॉमिक बूम भी आ सकता है। सो नाउ दिस इज द सिनेरियो दैट आई हैव क्रिएटेड। और इसके बाद स्टैटिस्टिशियंस ने एक फार्मूला बनाया है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को निकालने के लिए, व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन in front of you, कि you have to multiply the probability with the expected return. These are our expected returns. You have to multiply the probability of each economic situation with the expected return in that situation, and then you just add them up to get an expected return. सारी की सारी situations को मिला के in conclusion जो आपका return निकलेगा, that will be your expected return. ठीक है? So let's understand this situation with a numerical. So like this is the practice numerical, which says that based on the following information, calculate the expected return. Now there are three states given here. States of economy is given here, जिसमें आपको given है recession, normal and boom. रिसेशन अगर है तो आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, नॉर्मल में आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 और बूम की सूरत में आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। ठीक है। इसी तरह से अगर रिसेशन रहता है तो योर रेट ऑफ रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू अर्न इज -0.5%, 0.05%, यानी कि 5% बेसिकली, because these are in decimals, तो अगर उसको परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करें तो या इंटरप्रेट करें तो -5% बनता है। If the economic situation will remain normal, then your rate of return will become 12%, and if the economy booms, then the rate of return that you're expecting would be 25%. So based on this information, let's calculate the expected return. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो जाएगा स्टेट ऑफ इकोनॉमी का। So our state of economy is recession, normal and boom. So first is recession, then is normal, and third is boom. The second column gives you the probability of each economic state, 0.2, 0.5 and 0.3. Third column gives you the expected return in each state of economy, which I call K hat, expected return. K hat means expected return in each situation. It will be, या KI कर लें इसको, K hat तो हम calculate करेंगे. This is the KI for each situation, and this is going to give you minus 0.05, then 0.12,
and then 0.25. Now your formula says that you have to take the product of KI and PI. PI is the individual probability of each economic state. You have to multiply these two things and then you have to take the sum of all these things. So your PI KI would become, PI KI means 0.2 multiplied by minus 0.05 will give you minus 0.01. In the next situation, probability is 0.5, PI is 0.5, KI is 0.12. So this is going to give you 0.06. And then in the third situation, which is the boom situation, this is going to give you 0.3 multiplied by 0.25. That means 0.075. But we want the sum of all these. Summation PI, KI is equals to, we want the sum of these three numbers. So the sum of these three numbers is 0.125, 0.125. That means your K hat or the expected return will become 12.5%. So if I invest in a share and I have all these situations, all these scenarios in my mind, so the expected return that I'm going to get is 12.5%. That's it for today's lecture. Next lecture we will discuss how to calculate the risk of a single asset. So please stay tuned and watch my next video. Thank you.